नमस्कार, मेट्रो संगम देख रहे हैं आप। मैं हूं राम मोहन शर्मा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की मांग करके नई बहस छेड़ दी है। वहीं मुंडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक से नहीं बल्कि अंदरूनी चोट थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार नितिन गडकरी को सौंप दिया है। गोपीनाथ मुंडे को अंतिम विदाई देने पहुंचे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है। कल भी महाराष्ट्र बीजेपी के कुछ नेताओं ने साजिश की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। ये एक्सीडेंट अब तक ये नहीं हो रहा है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो लोगों की जो भावना है उसका उत्तर तो मिलना चाहिए। आज मुंडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुंडे की मौत अंदरूनी चोट और शरीर के अंदर खून बहने की वजह से हुई। जो पहली रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कुछ सीवियर इंजरीज थी बॉडी के अंदर, और उनमें सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी थी, उनमें लिवर इंजरी भी थी, और दोनों ने मिलकर के ऐसा घातक प्रहार किया शरीर के ऊपर कि आकस्मिक उनकी मृत्यु हुई। इसीलिए जब 10 मिनट बाद ही वो लाए गए अस्पताल, तो ना तो हृदय गति थी ना सांस चल रही थी उनकी, किंतु पोस्टमार्टम ने ये क्लियर कर दिया कि वो हार्ट अटैक नहीं था, हृदय गति रुकी, पर रुकने का कारण इंजरीज ही थी, इंटरनल इंजरीज। इस बीच गोपीनाथ मुंडे के ग्रामीण विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अब नितिन गडकरी देखेंगे। और केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ संपन्न हो गया। गोपीनाथ मुंडे पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी बड़ी बेटी पंकजा मुंडे ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुंडे को आखिरी विदाई देने के लिए उनके पैतृक गांव परली में समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। आम लोगों से लेकर सियासी जगत की वीआईपी हस्तियां भी मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए परली पहुंची। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर और राजीव प्रताप रूडी समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर परली में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं और अपने नेता को भरे मन से लोगों ने विदाई दी। मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए आम से लेकर खास तक कई हस्तियां पहुंची हुई थीं। वहीं लोकसभा में भी आज मुंडे को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में सड़क हादसे में हुई ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। भारत में रोड सेफ्टी के आंकड़े दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे हैं। बीते 10 सालों में सड़क हादसों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो विकलांग हो गए या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। राजधानी दिल्ली में भी बीते 2 सालों में सड़क हादसों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये सीख आपने बसों और ट्रकों के पीछे लिखी देखी होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारत में ज्यादातर लोग इस सीख को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली की सड़कें खूनी सड़कें बन गई हैं। दिल्ली में सड़क हादसों के आंकड़े और भी डराने वाले हैं। बीते साल 2013 में कुल 717 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1871 लोगों की जानें गईं। वहीं साल 2014 में अब तक 646 सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें 1820 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। दिन हो या रात, सड़क हादसों में ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। साल 2014 में अब तक दिन में जहां 332 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, वहीं रात में ये आंकड़ा 325 है। लेकिन इन हादसों के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। दिल्ली में बहुत सारी वजह हैं। एक तो जैसे मैं बताया, व्हीकलर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। रात को बहुत सारी मालवाहक गाड़ियां दिल्ली से होकर गुजरती हैं। साथ ही रूल्स की अनदेखी भी है। लोग हेलमेट कम पहनते हैं। तो पेडेस्ट्रियंस की जो सेफ्टी है उसके ऊपर भी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पेडेस्ट्रियन एक बहुत बड़ा पार्ट है जो रोड एक्सीडेंट का करीब 35 से 40% पेडेस्ट्रियंस मारे जाते हैं। उसके बाद 2 व्हीलर्स, जिसमें मोटरसाइकिल्स, लोग हेलमेट कम पहनते हैं, स्ट्रैप नहीं करते या तेज चलाते हैं।
साथ ही साथ रोड ज्योमेट्रिक्स, रोड इंजीनियरिंग की भी आवश्यकता है। ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में इस साल अभी तक करीब 15,85,000 लोगों का चालान काटा जा चुका है। वहीं इस मामले में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हादसों पर लगाम तभी लग सकेगी जब सड़कों पर ड्राइविंग करने वाले ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कम कर पाए। ये जो ट्रैफिक जो है वो एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है जिसमें सड़क बनाने वाले, सड़क को मेंटेन करने वाले, साइनेज लगाने वाले, जो जिस तरह की सर्विस कंडीशन होनी चाहिए उसको मुहैया कराने वाले, बीच में लोग सड़क पार करते हैं, जे वॉकिंग करते हैं, साथ ही साथ इलीगल पार्किंग हो जाती है। दिल्ली के अरविंदो मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में गोपीनाथ मुंडे जी की मौत ने एक बार फिर से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस भले ही बड़े बड़े वादे करे, लेकिन आज जिस समय दुर्घटना हुई वहां ना तो सीसीटीवी कैमरा था और न ही किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी का डिप्लॉयमेंट। तमाम संसाधन होने के बावजूद भी हालात ये है कि अभी तक दुर्घटनाओं में कमी नहीं हो रही है। अगर हम इस साल के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक करीब 646 एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसमें 1820 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सबक लेगी? क्या आने वाले दिनों के लिए और लोगों को और आम लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके, इसके लिए तमाम और जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे या नहीं? कैमरामैन गौरव के साथ अमित शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली, सुबह के साथ ही ये शहर रफ्तार पकड़ लेता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारी जाम और अनियंत्रित ड्राइविंग की वजह से दिल्ली में हर दिन 5 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मुताबिक राजधानी में करीब 10 ऐसी खतरनाक सड़कों की पहचान की गई है जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें हनुमान मंदिर, बुधपुर, मुकुंदपुर चौक, ब्रिटेनिया चौक, शास्त्री पार्क, पंजाबी बाग चौक, निगम बोध घाट, सीलमपुर टी पॉइंट, शकरपुर चुंगी, महिपालपुर फ्लाईओवर, आश्रम चौक शामिल हैं। और चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 60% से अधिक सड़क हादसों में वाहन चालक की गलती सामने आती है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर हादसे के बाद चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं और फाइलों में दर्ज होता है अज्ञात के खिलाफ मामला। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से टूटता है तय रफ्तार का नियम। हादसे के लिए खास वजह है ओवर स्पीड और खतरनाक ड्राइविंग। ज्यादातर हादसे ड्राइवरों के शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। फुटपाथों पर कब्जे की वजह से सड़क किनारे चलते पैदल यात्री वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। दिल्ली में पर्याप्त संख्या में FOB और सब वे का न होना सड़क हादसों की एक वजह है। और दिल्ली NCR में रेड लाइट्स जंप करने की वजह से आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नोएडा के कई चौराहों से ट्रैफिक पुलिसकर्मी नदारद रहते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले रेड लाइट जंप करने से भी बाज नहीं आते। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जल्दबाजी के चक्कर में लोग रेड लाइट को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि इसकी वजह ट्रैफिक पुलिस का चौराहों पर न होना है, जिसके चलते नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे है। सर, मेरा मानना यह है कि अगर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अगर वहाँ पे है और रूल रेगुलेशन जो है उसके हिसाब से अगर वो करे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसी वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस की सबसे ज्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक क्रॉस करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। कोई भी गाड़ी कहीं भी पार्किंग करके चला जाता है, जिससे गाड़ी निकालने में असुविधाएं और मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाती है। आगे जो तो पहले जो कि पुलिस वाले हैं जो ट्रैफिक पे जिनको ड्यूटी है वो टाइम पे यहाँ पे होते नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गाड़ी कहीं पे भी कोई लगा के चला जा रहा है। और खासतौर से जो ऑटो वाले होते हैं उनका कोई कहाँ पे गाड़ी खड़ी करके सवारी लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो लेके सवारी आम आदमी को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मेघालय से एक बड़ी खबर, यहां रेप का विरोध करने पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन GNLA ने एक आदिवासी महिला की
गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात कल शाम 6 बजे की है, जब साउथ गारो हिल्स इलाके में महिला अपने पति और 5 बच्चों के साथ घर में ही थी। अचानक घर में GNLA के 4 से 5 आतंकी हथियारों के साथ घुसे। इन लोगों ने महिला के साथ दुराचार की कोशिश की, लेकिन महिला ने इसका विरोध किया, जिस पर आरोपियों ने उसे गोली मार दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2012 में GNLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इस संगठन पर कई लोगों की हत्या और अपहरण करने का आरोप है। इस वारदात की हर तरफ निंदा हो रही है। पीएस संगमा ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि इस इलाके में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। और महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। देखिए, जिस तरह से मेघालय में जो हुआ, जो एक महिला को बच्चियों के सामने रेप किया गया और फिर मार दिया गया मिलिटेंट्स द्वारा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए कम है। और मैं समझती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मेघालय हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम प्रदेशों में जिस तरह से महिला अत्याचार लगातार बढ़ोतरी पे है, कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की महिला अत्याचार को लेकर असंवेदनशीलता है, जो इस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है महिला अत्याचार। वहीं पीएस संगमा ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। इट इज ए हॉरिबल थिंग एंड अ वेरी शेमफुल थिंग एंड आई कंडेम इट in the strongest term possible. But this is not an isolated case. Crime against women have been increasing in my state. It has been increasing elsewhere in the country, particularly in UP that we are seeing yesterday, today. To the extent that General Secretary General of the United Nations had to make some comments on that. So it is very bad, very sinful for our country as a nation. दक्षिणी दिल्ली के बिजवासन में आज एक सेंट्रो कार में आग लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई। एक भाई की उम्र 17 साल थी और दूसरे की 19 साल। कार इन दोनों भाइयों के चाचा चला रहे थे, जिनकी हालत गंभीर है और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी में आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन दिल्ली में गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। खासतौर से गर्मी के दिनों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने में आई हैं। और सीबीआई ने शारदा घोटाले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने इस घोटाले में एफआईआर का सिलसिला शुरू कर दिया और पहले सेट में 46 एफआईआर दर्ज किए हैं। सीबीआई ने 3 एफआईआर पश्चिम बंगाल और बाकी 43 उड़ीसा में दर्ज किए। सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने जैसे आरोपों में मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शारदा घोटाले की जांच कर रही है। शारदा की चिटफंड स्कीम में लाखों निवेशकों के करीब 10,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। इस घोटाले का मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन जेल में है। शारदा चिटफंड स्कैम में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई ने आज 3 एफआईआर कोलकाता में और 43 एफआईआर जो है उड़ीसा में रजिस्टर किए हैं। और इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी एंगल और मनी ट्रेल का एंगल भी देखा जाएगा और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और इस केस में जो सेक्शन लगे हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हैं। और सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से आज भी जमानत नहीं मिली है। सुब्रत रॉय को घर में नजरबंद रखने की सहारा की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन किया है और सहारा को भारत के 9 शहरों में अपनी अचल संपत्तियां बेचने की अनुमति दी है। सहारा समूह ने 4 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद अपने मुखिया सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने आज सहारा की अर्जी को एक बार फिर खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की प्लीडिंग को सुनते हुए एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए जजमेंट 29 तारीख को रिजर्व किया था। आज उन्होंने उसमें डिटेल जजमेंट पास किया है। उन्होंने फाइंडिंग ये दिया है कि जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको रिलीज किया जाए और सारे पैसे जो हों वो सेबी के अकाउंट में जाएगा।
प्रॉपर्टी की डिटेल जो हम लोगों ने दिया था उस पे एम्बार्गो जो लगी हुई थी 21/11/2013 के ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट के, उस पे एम्बार्गो लिफ्ट कर दिया गया है और उसको आप सेल करके सेबी के पास पैसा जमा कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैंपा कोला कंपाउंड के लोग खासे निराश हैं और अपने आशियाने खाली कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें लगता है कि रिव्यू पिटीशन से राहत की उम्मीद है। कैंपा कोला कंपाउंड का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आरती कतीरा ने। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की मोहलत दी थी सीएम सरकार को और उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अजॉर्नमेंट इसी बलबूते पे ली थी कि हम लोग प्रपोजल्स आपके देख रहे हैं और इलेक्शंस खत्म हुए तो उन्होंने हाथ ऊपर खड़े कर दीजिए। कहाँ का कानून है? यहाँ पे काफी सारे पॉलिटिशियन आए, बीजेपी के, कांग्रेस के, पर फिर भी उसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। आपका घर फिर भी चला गया है, तो आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन से पहले सबने आश्वासन दिया था कि आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत ज्यादती हो रहा है और किसी तरह से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ तक नवंबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बीएमसी को टाइम दिया 6 महीने का कि आप इस 6 महीने के अंदर कोई सोल्यूशन लाइए, बीएमसी चाहे तो सोल्यूशन ला सकती थी, लेकिन क्यों नहीं ला रही ये पता नहीं चल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पे इनका यही कहना है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लगातार नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पॉलिटिशियंस आए, उन लोगों ने आश्वासन दिया कि उनका घर बचेगा, उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भरोसा इनका टूटता दिख रहा है। पर हालांकि उन लोगों ने अभी तक उम्मीद बनाई हुई है कि यहाँ पे टेंट में रह के ये कुछ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और शायद अपना घर बचा पाएंगे। आरती कतीरा, जी मीडिया, मुंबई। और रेलवे का तत्काल टिकट लेने में पैन कार्ड का इस्तेमाल आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर पैन कार्ड के सार्वजनिक डिस्प्ले पर चिंता जताई है। विभाग ने टिकट के लिए आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड के बजाय दूसरे दस्तावेज देने की सलाह दी है। रेलवे की टिकट बुक करते समय अगली बार आईडी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। आपके पैन कार्ड का दुरुपयोग भी हो सकता है। ये हम नहीं, इनकम टैक्स विभाग कह रहा है। दरअसल रिजर्वेशन के बाद तैयार चार्ट में यात्री के नाम, उम्र के साथ पैन नंबर दिया जाता है। आमतौर पर ये चार्ट स्टेशन पर सार्वजनिक तौर पर लगाया जाता है। आईटी विभाग के मुताबिक चार्ट में दर्ज पैन नंबर का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन में कर सकता है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल ज्वेलर्स की दुकान में ज्यादा हो सकता है, जहां 5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने में कोई शख्स फर्जी पैन नंबर दे सकता है। साथ ही बैंक में 50,000 से ज्यादा रकम जमा करने में भी पैन नंबर का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आईटी विभाग ने रेलवे बोर्ड को पैन कार्ड के दुरुपयोग पर बाकायदा चिट्ठी लिखी है। विभाग ने बोर्ड से कहा है कि वो पैन कार्ड के पब्लिक डिस्प्ले से बचें। इसके साथ ही विभाग ने जनता से भी अपील की है कि वो रेलवे की ओर से मांगे जाने वाले दूसरे पहचान पत्रों का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।